तो बच्चों, आपको मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने क्लास 12th का 2024 का बोर्ड का फिजिक्स का पेपर का क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है चैप्टर 17, मतलब क्वेश्चन 17 बोल रहा है कि मेरे पास दो बैटरीज हैं जिनका EMF 6 वोल्ट है। पहले का EMF मेरे पास 6 वोल्ट है और दूसरे का EMF मेरे पास 6 वोल्ट EMF है पहली बैटरी का और 3 वोल्ट EMF है मेरे पास दूसरी बैटरी का। तो मुझे इसको निकालना है मुझे कि इसमें आर की वैल्यू क्या होगी। जो आर है, जो कैपिटल आर है, उसकी वैल्यू क्या होगी। कैपिटल आर की वैल्यू बतानी है मुझे कि कैपिटल आर की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस है अक्रॉस 6 वोल्ट वो कितना है। 6 वोल्ट के अक्रॉस जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो 0.8 है और 3 वोल्ट के अक्रॉस जो इंटरनल रेजिस्टेंस है मेरे पास 0.2 है प्लस, और जो आर है वो ये तीनों आपस में सीरीज में है और जो करंट होगा सीरीज में हमारे पास सेम रहता है, आई इज इक्वल्स टू जो मेरे पास पोटेंशियल है वो कितना हो जाएगा 6 + 3। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास 0.8 0.2 यानी कि 1 आ गया प्लस आर और आई इज इक्वल्स टू 9। यानी कि आई की वैल्यू आ गई मेरे पास 9/1 प्लस आर। यहाँ से मुझे ये करंट मिल गया। अब मुझे ये क्वेश्चन में दे रखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ आर सो दैट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 6 वोल्ट बैटरी इज 0। कि हमें आर की वैल्यू बताने की इस तरीके से कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 6 वोल्ट बैटरी इज 0। 6 वोल्ट बैटरी के अक्रॉस अगर पोटेंशियल 0 है, अगर पोटेंशियल की वैल्यू 0 है अक्रॉस 6 वोल्ट बैटरी, जो पोटेंशियल डिफरेंस है सॉरी अक्रॉस 6 वोल्ट बैटरी 0 है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा। फॉर्मूला बन जाएगा 6 माइनस आई आर इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर आर जो है वो 6 वोल्ट की बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 6 माइनस आई की वैल्यू मैंने क्या निकाली है 9/आर प्लस का 1 मल्टीप्लाई इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू और इक्वल टू 0 हो गया। अब अगर इसको मैं सॉल्व करूँगा तो आई की वैल्यू जो ऑन सॉल्विंग दिस मुझे आर की वैल्यू क्या मिल जाएगी, आर की वैल्यू मिल जाएगी 0.2 ओम। क्या मिल जाएगी 0.2 ओम। तो इसको आप सॉल्व कर लेना, आर की वैल्यू आ जाएगी 0.2 ओम। तो आर की वैल्यू क्या देगी मेरे पास 0.2 ओम। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है हमें कि हमारे पास एक न्यूट्रॉन है जिसका मास m है। न्यूट्रॉन दे रखा है, इसका मास मुझे दे रखा है m, उसकी काइनेटिक एनर्जी मुझे दे रखी है E। काइनेटिक एनर्जी दे रखी है मेरे को E एंड अ फोटोन ऑफ द सेम एनर्जी। फोटोन की भी एनर्जी सेम है। तो मुझे एंड लेट लैम्डा एंड लैम्डा पी विद डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ अगर मैं बात करता हूँ लैम्डा पी की बात करता हूँ तो लैम्डा पी मेरे पास क्या हो जाएगा, लैम्डा पी की वैल्यू आ जाएगी hc/e। क्यों, क्योंकि फोटोन की एनर्जी क्या होती है E इज इक्वल्स टू एच न्यू और एच न्यू यहाँ फ्रिक्वेंसी है। तो न्यू की जगह मैं पुट कर दूंगा उसकी वैल्यू hc/लैम्डा, वे लैम्डा इज द लैम्डा पी। तो लैम्डा पी की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, यहाँ से मुझे लैम्डा पी की वैल्यू मिल जाएगी hc/e। बट मैं अगर लैम्डा एन की बात करता हूँ, लैम्डा एन की बात करता हूँ, लैम्डा एन की वैल्यू क्या होती है h/p। ये यहाँ h हमारे पास जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है इक्वल्स टू जो p है, p यहाँ पर मोमेंटम है और p जो होता है वो बराबर होता है, p की वैल्यू होती है √2m/e। यहाँ पर e जो है वो काइनेटिक एनर्जी है, e जो है वो काइनेटिक एनर्जी है। ये p का एक्सप्रेशन है इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो लैम्डा एन क्या आ जाएगा, लैम्डा एन मुझे मिल जाएगा h/√2m/e वेयर ई इज काइनेटिक एनर्जी। तो मुझे क्या निकालना था, मुझे रेशियो निकालना है लैम्डा एन अपॉन में लैम्डा पी का एक्सप्रेशन क्या होगा। तो लैम्डा एन पर कितना आया h/√2m/e मल्टीप्लाई और लैम्डा पी कितना है, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये हो जाएगा E/hc वेयर h से h कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मुझे लैम्डा एन रेशियो लैम्डा पी क्या मिलेगा √E/2mc², क्योंकि यहाँ पर ई जो है वो रूट से बाहर है। अगर मैं उसको रूट के अंदर लूँगा तो ई स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ ई स्क्वायर से जो यहाँ पर ई स्क्वायर है, इसकी इस जगह की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर अगर ई स्क्वायर हो जाएगा रूट के अंदर तो ये हो जाएगा ई स्क्वायर
और ये सी भी बाहर है, इसको भी मैं अंदर ले लूँगा, तो हो जाएगा 2m और ये सी भी अंदर आके स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ ई से ये वाला ई से ये वाला ई कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे ये मिल जाएगा जो रिक्वायर्ड रिलेशन मुझे मिला है लैम्डा एन रेशियो लैम्डा पी का। तो आप लोगों को समझ नहीं आया तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं इसको दोबारा से रिवाइज करवा दूंगा आपको, क्योंकि क्वेश्चन एक बार दोबारा रिपीट कर देते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक न्यूट्रॉन दे रखा है और एक फोटोन दे रखा है। न्यूट्रॉन का मास m है, काइनेटिक एनर्जी E है, और उसने बोला है कि सेम एनर्जी जो है वो फोटोन की भी है। और तो मुझे लैम्डा एन और लैम्डा पी के बीच में रिलेशन बताना है कि क्या एक्सप्रेशन मुझे मिलेगा। तो पहले मैंने लैम्डा पी निकाला। लैम्डा पी सिंपल फोटोन की वेवलेंथ है, जो कि h/e हो जाएगा, क्योंकि रिलेशन ये होता है, ये जो स्ट्रेच न्यू। और लैम्डा एन की बात करते हैं तो h/p जो कि डी ब्रोगली वेवलेंथ का रिलेशन है। तो पी के रिलेशन में मुझे √2m ही होता है। वैल्यू पुट करी, जो कैंसिल आउट होता है कैंसिल आउट किया, और मुझे फाइनल आंसर ये वाला मिल गया। क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं। ये सारे क्वेश्चन 2024 फिजिक्स बोर्ड के क्वेश्चन है, तो इन लोगों को इन क्वेश्चनों को कंपलसरी है कि आप गो थ्रू कर लीजिए। नहीं आता तो मैं आप लोगों को और एक बार रिवाइज करवा दूंगा अगली वीडियो में, या तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आया, मैं इसको दोबारा से आपके सामने वीडियो बना दूंगा इस चीज़ की। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है कि मोनोक्रोमेटिक लाइट है और फ्रिक्वेंसी 5 × 10⁻14 हर्ट्स। तो मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या होती है? सेम वेवलेंथ सेम फ्रिक्वेंसी, मोनोक्रोमेटिक लाइट कहलाती है। पासेस फ्रॉम एयर इनटू अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, यानी कि मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है 1.5 और फ्रिक्वेंसी पता है 5 × 10⁻14 हर्ट्स। ये मुझे फ्रिक्वेंसी पता है, इसकी फ्रिक्वेंसी पता है। फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द लाइट रिफ्लेक्टेड, जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है उसकी वेवलेंथ क्या होगी, और जो रिफ्रैक्ट हो रही है उसकी क्या होगी बिटवीन टू इंटरफेस। तो पहले हम लोग बात करते हैं कि जब लाइट हमारे पास, तो देखिए अगर मैं बात करता हूँ रिफ्लेक्टेड की, तो रिफ्लेक्टेड के केस में वेवलेंथ क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्टेड के केस में जो वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी और उनका रिलेशन होता है v इज न्यू लैम्डा। क्या होता है? v इज न्यू लैम्डा, वेयर v की वैल्यू क्या होगी? स्पीड ऑफ लाइट है, क्योंकि लाइट चेंज नहीं होगी, स्पीड ऑफ लाइट है न्यू की वैल्यू, जो v की वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्योंकि अगर किसी सेम मीडियम लाइट पड़ के रिफ्लेक्ट हो रही है तो उसकी वेलोसिटी तो वैसे की वैसी रहेगी, वेलोसिटी चेंज थोड़ी होगी। वेलोसिटी का चेंज होना तो रिफ्लेक्शन के केस में होता है। और फ्रिक्वेंसी मेरे को पता है, फ्रिक्वेंसी की वैल्यू दे रखी है, हम लोगों को पता है फ्रिक्वेंसी 10⁻5 × 10⁻14। मुझे लैम्डा नहीं पता, लैम्डा निकालना है, तो लैम्डा निकालने के लिए इसको डिवाइड में लिया हो, ये डिवाइड में आ जाएगा। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी? लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 3 × 10⁸ अपॉन में 5 × 10⁻14। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मुझे बचेगा, और इससे ये कट गया, ये आ गया 0.6, और ये हो जाएगा मेरे पास 10⁻⁻6। जब मैं इसको एक नंबर आगे बढ़ाऊंगा तो मुझे कितना मिल जाएगा? 6 × 10⁻⁻7 मीटर। 6 × 10⁻⁻7 मीटर, या मैं बोल सकता हूँ 600 नैनोमीटर। 600 नैनोमीटर की मुझे ये फ्रिक्वेंसी लैम्डा मुझे मिल जाएगा, जो कि रिफ्लेक्टेड के केस में है, याद रखना रिफ्लेक्टेड के केस में है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा? रिफ्रैक्शन के केस की बात करते हैं, तो रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि हमको पता है कि रिफ्रैक्शन के केस में, जो रिफ्रैक्शन का केस है उसमें जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने क्लास 10th में पढ़ा था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि न्यू की वैल्यू क्या होती है? c/v। क्या होती है? c/v, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन मीडियम। तो अगर हम बात करते हैं सी की बात करते हैं, तो उनको जो रिलेशन आएगा वो रिलेशन मुझे क्या मिलेगा? लैम्डा मीडियम, क्योंकि सी को अगर मैं कन्वर्ट करूँगा लैम्डा और उसमें वी के कॉन्सेप्ट में, फ्रिक्वेंसी के कॉन्सेप्ट में, तो फ्रिक्वेंसी और लैम्डा के कॉन्सेप्ट में वी इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा होता है। तो लैम्डा मीडियम बराबर हो जाएगा लैम्डा एयर अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और यहाँ पर लैम्डा एयर मुझे पता है, अभी मैंने निकाला ऊपर कितना है, 600 नैनोमीटर। 600 नैनोमीटर यानी कि 10⁻⁻9 अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मुझे पता है 1.5। और जब मैं इसे कैंसिल आउट करूँगा तो मुझे कितना मिलेगा? इसे काटने के बाद मुझे मिलेगा 400 नैनोमीटर, यानी कि 4 × 10⁻⁻7 मीटर मुझे मिलेगी लैम्डा मीडियम, यानी कि आफ्टर रिफ्रैक्शन, नॉट रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का केस हमने ऊपर निकाल दिया, ये रिफ्लेक्शन वाला केस है, ये रिफ्लेक्शन वाला केस है, और ये रिफ्रैक्शन वाला केस है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आता तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आप लोगों को दोबारा इसके डिटेल वीडियो करते हुए, वैसे डिटेल ही रहे हैं,
आप लोगों को और अच्छी तरीके से मैं समझा दूंगा। वैसे उम्मीद तो मैं ये कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 19 क्वेश्चन का ही हम लोग बी पार्ट करेंगे। 19 क्वेश्चन का बी पार्ट क्या बोल रहा है, सॉरी 19 क्वेश्चन का बी पार्ट कह रहा है कि मेरे पास एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है मेरे पास, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है। इसकी फोकल लेंथ मुझे दे रखी है, इसकी फोकल लेंथ मुझे दे रखी है 16 सेंटीमीटर, है ना। इसकी फोकल लेंथ है 16 सेंटीमीटर। इज मेड अप ऑफ अ मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मुझे पता है 1.4 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द कर्व सरफेस, यानी कि मुझे इसकी रेडियस निकालनी है, इस वाले पार्ट की, इसकी रेडियस निकालने की, इसकी रेडियस क्या होगी। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है क्लास 12th में, रे ऑप्टिक्स में फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल्स टू, इसको मैं थोड़ा सा और हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आप लोग समझ आ जाए आप लोगों को। फॉर्मूला इसका होगा 1/f 1/f इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 अपॉन में R1 माइनस 1 अपॉन में R2। ये फॉर्मूला है, इसको याद रखना आप लोग। इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में फॉर्मूला है, रे ऑप्टिक्स में फॉर्मूला है। इसमें मुझे एफ पता है, एफ की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन में 16, 1 अपॉन में 16। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेरे को पता है 1.4, हम लोगों को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कितनी है 1.4 माइनस का 1, 1.4 माइनस का 1 अपॉन में 1 अपॉन में R1 मुझे नहीं पता, क्योंकि R1 इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कर्व्ड पार्ट, तो मुझे निकालना है। बट एक बात आपको याद रखनी है, वो ये है कि जो प्लेन सरफेस है, जो प्लेन सॉरी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग, उसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी वो इनफाइनाइट होगी, क्योंकि प्लेन मिरर की जो प्लेन लेंस की बात करूँ, मैं प्लेन पोर्शन की बात करता हूँ, तो प्लेन पोर्शन में जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है वो इनफाइनाइट होती है, बिकॉज फोकल लेंथ इनफाइनाइट होती है। तो इसको मैं सॉल्व करूँगा, 1 अपॉन में 16 इज इक्वल्स टू 1.4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0.4, 0.4 इंटू ये हो जाएगा 1/r, और जो ये वाला 1/इन्फिनिटी वाला पोर्शन है ये 0 हो जाएगा। तो आगे हम लोग बढ़ेंगे, सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये r निकालना है, r को इधर ले गए, 0.4 को एज इट इज़ रखा और 16 को मल्टीप्लाई कर दिया। जब 16 को मल्टीप्लाई किया तो r की वैल्यू क्या बनेगी मेरे पास 6.4 सेंटीमीटर। ये है मेरे पास रिक्वायर्ड आंसर जो मुझे चाहिए था, क्योंकि मुझे रिफ्रैक्टिव वो रेडियस निकालनी थी कर्व पोर्शन। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। एक ऑब्जेक्ट जो है वो कॉनकेव मिरर के कॉनकेव मिरर से, ये कॉनकेव मिरर है, इसे 30 सेंटीमीटर फ्रंट पे रखा है, यहाँ से 30 सेंटीमीटर फ्रंट पे रखा है। एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि जो आर है, ये आर है, यहाँ से ये 40 सेंटीमीटर है, कितना है 40 सेंटीमीटर। और अब से बात है, अगर आर ये है तो एफ कितना होगा, एफ मेरे पास होगा 20। एफ कितना होगा मेरे पास, यहाँ से यहाँ तक एफ, एफ की वैल्यू कितनी रहेगी मेरे पास 20 सेंटीमीटर। यानी कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, ऑब्जेक्ट रखा है इन बिटवीन एफ एंड सी के बीच में, सी और एफ के बीच में रखा है। तो मुझे क्या बताना है, इसने बोला है कि पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड एंड मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज, यानी कि मुझे वी निकालना है, वी कैलकुलेट करना है, वी और मुझे मैग्निफिकेशन निकालनी है। तो वी निकालने के लिए सिंपल मुझे मिरर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट क्लास 10th का है। हालांकि क्वेश्चन ये 2024 12th फिजिक्स बोर्ड का है, बट क्वेश्चन का लेवल सिंपल इसमें इन्होंने इसलिए कर दिया ताकि बच्चों को डर ना लगे। तो आप लोगों को सिंपल हर क्वेश्चन को पढ़ना है प्रॉपरली। क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि व्हाट इट रियली वांट टू से, क्योंकि क्वेश्चन क्या है ना कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया तो आंसर आप तुरंत कर लेंगे। क्योंकि देखिए अब यहाँ वी निकालना है, 1/v, यू की वैल्यू मुझे पता है, क्योंकि कुछ भी कर लो कॉनकेव मिरर में जो वी है, यू है, एफ है, सारे नेगेटिव होते हैं कॉनकेव मिरर के किस्से में। तो कितना रहेगा, ये रहेगा 1 अपॉन में माइनस का 30 इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन में 20, ये एफ है मेरे पास। इसको सॉल्व करूंगा तो सॉल्व करने के बाद सॉल्व करना आपको आता होगा, मुझे पता है क्योंकि आप लोग क्लास 10 में किया होगा। इज इक्वल्स टू -60, सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग,
तो वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -60 सेंटीमीटर। वी की वैल्यू आ जाएगी -60 सेंटीमीटर, यानी कि जो ये ऑब्जेक्ट है ये कहाँ रखा है, ये रखा है बियॉन्ड सी। जो इमेज जो बन रही है, सॉरी, जो इमेज बन रही है वो बन रही है बियॉन्ड सी। ठीक है, आप लोग याद रखना कि ये सारे केस थे, टेबल बनी हुई थी, टेबल को याद रखना कि अगर ऑब्जेक्ट एफ और आर के सी के बीच में रखा है तो इमेज कहाँ बनेगी, बियॉन्ड सी बनेगी। अब मुझे मैग्नीफिकेशन निकालना है। मैग्नीफिकेशन का केस क्या था, मैग्नीफिकेशन मिरर के केस में होती है -v/u। ये कब होती है, इन केस ऑफ मिरर, इन केस ऑफ मिरर। और मैग्नीफिकेशन लेंस के केस में होती है सिंपल v/u, सिंपल v/u होती है लेंस के केस में। और मुझे निकालना कहाँ है, मुझे मिरर की निकालना है, तो मुझे मिरर की इस्तेमाल करनी पड़ेगी। तो मिरर की जो मैग्नीफिकेशन है उसकी फॉर्मूला होता है m=m=टू -v/u। और यहाँ पर v की वैल्यू मैंने कितनी निकाली है, माइनस ऑलरेडी यहाँ पर है ही, और ये भी माइनस में है, -60, और u भी मेरे पास कितना है, -30। तो अगर मैं इन दोनों को कैंसिल आउट कर दूँ तो मुझे क्या मिलेगा, सिर्फ -2। तो मैग्नीफिकेशन क्या आ गई, -2। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है कि हाउ डज द कंडक्टिविटी ऑफ एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वेरी विद टेम्परेचर, एक्सप्लेन, शो द वेरिएशन इन द प्लॉट। तो अगर मैं इसकी ग्राफ की बात करता हूँ तो इस क्वेश्चन में जो ग्राफ बनेगा, इसको ग्राफ को गौर से देखिएगा कि क्वेश्चन में जो ग्राफ बनेगा मेरे पास, वो उसने पूछा है कि शो द वेरिएशन, शो द प्लॉट ऑल्सो, प्लॉट द वेरिएशन बताना है। अगर मैं ग्राफ की बात करता हूँ तो मेरे पास टेम्परेचर, टेम्परेचर टी स्टैंड फॉर टेम्परेचर और सी स्टैंड्स फॉर कंडक्टिविटी। तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होंगे फॉर द कंडक्शन। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होंगे फॉर द कंडक्शन, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे तो कंडक्टिविटी ऑब्वियसली अपने आप बढ़ती रहेगी। तो टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से जो थर्मल एनर्जी इसको और ज़्यादा मिलेगी, और थर्मल एनर्जी के बनने की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो ब्रेक अवे हो जाएंगे, यानी कि बिकमिंग फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूटिंग टू कंडक्शन। यानी कि जो वो इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्री होंगे अब कंडक्शन करने के लिए, क्योंकि थर्मल एनर्जी दे रहे हैं। थर्मल एनर्जी की वजह से इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर जो एनर्जी है वो ज़्यादा मिलेगी, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा फ्लो होंगे, कंडक्शन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएंगे। तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतनी ज़्यादा कंडक्टिविटी। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर था। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 22 ये बोल रहा है कि हमारे पास 3 पॉइंट चार्ज है, मेरे पास 3 पॉइंट चार्ज Q1 Q2 Q3 है। इसमें उसने बोला है कि तीनों एक लाइन पे रखे, एक्स वाई प्लेन पे रखे हैं इस तरीके से कि पहला चार्ज यानी कि जो Q1 है वो रखा है -d0 पे, Q1 रखा है -d0 पे, ये बीच में 0 0 है। यहाँ पर मेरे पास Q2 चार्ज रखा है, यहाँ पर Q1 चार्ज रखा है, और इस जगह पे Q3 चार्ज रखा है, जिसकी जो हमारे पास कोऑर्डिनेट है वो मेरे पास है d0। कितना है, d0, d0 कोऑर्डिनेट कितना है मेरे पास, d0 है यहाँ पर। आगे इसने क्या बताया कि जो Q1 Q2 है वो आइडेंटिकल है। अगर Q1 और Q3 आइडेंटिकल है, अगर मैं Q1 Q3 को Q मान लेता हूँ, स्मॉल q मान लेता हूँ, बाकी Q2 तो मेरे पास पॉजिटिव है। Q2 क्या है मेरे पास, Q2 मेरे पास पॉजिटिव है। और मुझे बताना है कि Q1 का नेचर क्या होगा, कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम में जीरो। Q1 में क्या लूँ कि जो पोटेंशियल एनर्जी हो सिस्टम की वो जीरो हो जाए, क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो सिंपल सी बात है, मैं इसमें फॉर्मूला लगाऊंगा जो मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मूला है कि सिस्टम ऑफ चार्ज वाला 1/4πε0, जो सिस्टम ऑफ चार्ज का फॉर्मूला है, ब्रैकेट में Q2 बाय डी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का डी हो गया हमारे पास, ये लेंथ हो गई मेरे पास, ये डी हो गई, ये लेंथ हो गई मेरे पास डी, और ये लेंथ हो गई डी हमारे पास। अगला प्लस दूसरा, इन दोनों चार्ज के बीच में Q1 और Q3 के बीच में कितना हो जाएगा, Q बाय 2D, Q बाय 2D। अगला, आगे मैं इसकी बात करता हूँ प्लस में, तो ये कितना रहेगा मेरे पास, Q बाय डी। और उसने क्या बताया था, तो क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे थे तो उसने बोला पोटेंशियल, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, V=KQ/R। तो मुझे पोटेंशियल का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे ये पुट किया है, वाली बात करते हैं। तो ये फॉर्मूला है ना, ये वाला, ये फॉर्मूला पूरा सिस्टम ऑफ पोटेंशियल्स है, क्योंकि चार्ज की वजह से। और ऐसा रखना है, मैं Q1 की वैल्यू में क्या लूँ, Q1 की वैल्यू क्या लूँ कि मुझे जो पोटेंशियल मिले वो जीरो मिले इस सिस्टम ऑफ चार्जेस का। तो सिंपल सी बात है, =0 हो जाएगा, =0। सॉल्व करूँगा इसको तो ये वाला पार्ट तो पूरी तरह की जीरो हो जाएगा, खाली मुझे क्या मिलेगा,
मुझे मिलेगा सिर्फ क्यू 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 टू प्लस क्यू स्क्वायर बाय टू प्लस क्यू टू क्यू इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ये भी सब डी बजाता कि ज़ीरो हो जाएगा। सॉल्व करेंगे हम इसको, सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा मुझे, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट तो ऐड हो जाएगा। तो मुझे क्या मिलेगा, टू क्यू क्यू टू इज इक्वल्स टू माइनस क्यू स्क्वायर बाय टू, क्योंकि क्यू यहाँ पर है इधर आके माइनस हो जाएगा। इस क्यू से ये क्यू कैंसिल आउट हो गया और मुझे जो ये क्यू टू मिलेगा, वो क्यू टू की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, क्यू टू की वैल्यू मिलेगी माइनस क्यू अपॉन में फोर। तो अगर हम आगे बात करते हैं, आगे हम लोग पढ़ते हैं, तो जो मेरे पास जो ये इस क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो स्मॉल क्यू इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस फोर क्यू टू। तो यहाँ पे क्यू क्या था मेरे पास, क्यू वन एंड क्यू थ्री। तो क्यू वन और क्यू थ्री की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, माइनस का फोर क्यू टू। यानी कि नेचर पूछा है तो क्यू वन एंड क्यू टू दोनों मेरे पास जो नेचर होगा किट का वो नेगेटिव नेचर होगा। कैसा नेचर होगा, नेगेटिव। और कितना होगा, 4 टाइम्स होगा क्यू टू के। तो इसका याद रखना कि अगर मुझे पोटेंशियल जीरो करना है सिस्टम चार्जेस का, तो क्यू वन और क्यू टू की वैल्यू जो है वो नेगेटिव होगी हमारे पास। अगले हम लोग अगला जो आगे क्वेश्चन करेंगे वो अगली वीडियो में करेंगे। होप करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आएगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।